स्ट्रिंग फॉर्मेट के बाद इस पैरामीटर में वैल्यू आएगी और पैरामीटर जो है वो असाइन कर देगा इस एट्रीब्यूट में वैल्यू। इसी तरीके से एज, इसी तरीके से जेंडर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दिस डॉट करने के बाद दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा है, एज, विच इज इक्वल टू एज। इसी तरीके से जनाब दिस डॉट करने के बाद हमारे पास तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा है, जेंडर, विच इज इक्वल टू जेंडर। ये फलसफा भी सबको क्लियर है भाई। अब यहाँ पर सीधा सीधा एरर दे रहा है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो साफ लफ्जों में यहाँ पे कह रहा है कि पहला आर्गुमेंट इसका क्या है, स्ट्रिंग, दूसरा आर्गुमेंट क्या है, एज, तीसरा आर्गुमेंट क्या है जनाब आपका, जेंडर। अब ये यूजर इनपुट है ना, पहला आर्गुमेंट ये है, तो दूसरा हमारे पास इंटीजर है एज फॉर एग्जांपल 25, और तीसरा आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, जेंडर स्ट्रिंग। अब इसको कोई एतराज नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप किसी का नेम दे दो, फॉर एग्जांपल अली, उसकी एज है 25 और जेंडर है जनाब मेल। अब क्या होगा, इससे एट्रीब्यूट में वैल्यू आ गई रन टाइम पे, यानी इस टाइम तो हमने कंपाइल टाइम पे वैल्यू दे दी ना। आप रन टाइम पे करा तो यूजर से इनपुट ले लो, ऊपर कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन करके लेबल के साथ आप यूजर से इनपुट ले लो। तो वो क्या होगा कि वो रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेगा और एट्रीब्यूट में प्रोवाइड कर देगा। अगर अब आपने यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या तरीकेकार है, डायरेक्ट नेम लिखेंगे, नहीं, नेम तो नहीं आ रहा। अब मुझे अली के नाम को डिस्प्ले करवाना है, हाउ इज इट पॉसिबल भाई, हाउ इज इट पॉसिबल। दोबारा रिपीट कर दें। अब ये अली 25 मेल, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट में वैल्यू चले गई ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यस सर। अब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे नेम, अली का जो यहाँ पर नेम मैंने यूजर इनपुट लिया है और एज लिया है और जेंडर लिया है, ये तीनों चीजें मुझे इसी लाइन पे प्रिंट करवानी है। या आप चाहो तो अलग अलग लाइन में कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करवा के दिखा दो। तो हाउ इज इट पॉसिबल। सर इन तीनों को यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते हैं और बीच में कॉन्कैटिनेशन कर लेंगे। कॉपी सर पेस्ट क्या करूं, ये जो पैरामीटर में हमने लिया है ह्यूमन के आगे, हाँ, ये अगर हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके कॉमास की जगह प्लस लगा दें तब भी तो प्रिंट हो जाए। तो मुझे बताइए ना यहाँ पे मैं क्या करूँ ऐसा, किस चीज को बता तो रही हूँ, कॉन्कैटिनेट। हाँ बताइए क्या लिखूं। बाजी ये कह जो तो रही हैं ह्यूमन वाले सर। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है सारा, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें और कॉमास की जगह प्लस लगा दें तो सब कुछ आ जाए। इसको आप कह रही हैं कॉपी करूं और यहाँ पे पेस्ट कर दूं ऐसे। कॉमास जो आ रहे हैं उसकी जगह प्लस लगा दें। ओ माय गॉड। कंकैटिनेशन कह रही हैं ये। नहीं भाई, तो फिर फायदा, मैंने फिर ये वाला काम क्यों किया, मैं तो फिर डायरेक्ट ये वाला काम और करूं। फिर पैरामीटर में जो वेरिएबल लिए थे उनको अप्लाई करके देखें, एनएम वाले। एनएम भी नहीं आएगा। अब देखें, पता है क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, क्लास क्या है, ये एक अलग से सेपरेट प्रोटोटाइप है। अगर हमें किसी और जगह इस क्लास को के किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, अब यहाँ पे ये देखें ना, ये एट्रीब्यूट क्या है, ये इस क्लास का पार्ट है, सही है ना, ये इस क्लास का पार्ट ह्यूमन है। डॉट नेम करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं, ह्यूमन डॉट नेम भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नॉन से स्टैटिक होगा। हैं, ये नॉन स्टैटिक हैं, इनमें स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगा हुआ। ये भी आए के आगे जाके आपको बात खुलेगी कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन अभी फिलहाल सर फॉर द ओबीजे टाइम डॉट बिंग यहाँ पर, एक मिनट सर में बात ओबीजे कंप्लीट कर डॉट लूँ न्यू अपनी, है, सॉरी सर। एक यार मिनट वैसे 2 मिनट मैं सर की बात बात। कंप्लीट कर लूँ अपनी। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि फॉर द टाइम बिंग कोई स्टैटिक का कीवर्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ना तो किसी एट्रीब्यूट के साथ, ना तो कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है, ना तो मेथड स्टैटिक है, ठीक है ना। जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो आप पे वाजिब होगा कि इस क्लास के चाहे वो एट्रीब्यूट हो या मेथड हो, कंस्ट्रक्टर तो हो गया ना, इंप्लीमेंट हो गया कंस्ट्रक्टर, और इसने वैल्यू भी पहुंचा दी एट्रीब्यूट को। लेकिन जनाब अगर आपको एट्रीब्यूट एक्सेस करवाने हैं, मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई मुझे ये इन एट्रीब्यूट में जब वैल्यू आ गई है तो मैं डायरेक्ट इनको एक्सेस करवाऊं,
तो याद रखिएगा कि ये स्कोप अलग है, इस टाइम क्लास जो है वो एक अलग स्कोप है और मेन सेक्शन एक अलग स्कोप है। अगर मुझे मेन के अंदर ह्यूमन क्लास के एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट करवाना है ना, तो सबसे पहले तो ये वाली लाइन का होना मौजूद जरूरी है कि ऑब्जेक्ट होगा तभी हम नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करवा पाएंगे। कैसे? अब मैं अगर चाह रहा हूं कि ये अली प्रिंट हो जाए, तो जैसे ओवैस ने बताया obj1 डॉट करने के बाद, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने इंटेलिजेंस में नेम भी मौजूद है, एज भी मौजूद है और जेंडर भी मौजूद है। ये 3 एट्रीब्यूट डिफाइन किए थे ना हमने। यस सर। अगर हम यहाँ पर obj डॉट करने के बाद हम नेम करते हैं तो ये नेम आ गया। इसी तरीके से अब जैसे उम्मानी कह रही थी कॉन्कैटिनेट, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे अब करवाओ कॉन्कैटिनेट, स्ट्रिंग देकर स्पेस दे लो, देन उसके बाद दोबारा कॉन्कैटिनेट करवाने के बाद आप यहाँ पर लिखो obj1 डॉट करने के बाद इसकी एज, फिर इसी तरीके से कॉन्कैटिनेट करो, स्पेस दे दो आप चाहो तो, फिर कॉन्कैटिनेट करने के बाद obj1 डॉट करने के बाद आपको मिलेगा जेंडर। तो हमें तो ये वेरीफाई करना था ना कि भाई कंस्ट्रक्टर से इन पैरामीटर में वैल्यू आ रही है या नहीं। इसका स्कोप याद रखिएगा लोकल है और ये जो एट्रीब्यूट हैं ये ग्लोबल हैं। ये जो पैरामीटर्स है ना इनका स्कोप विद इन 2 ब्रैकेट्स है, यानी इसी ब्लॉक के अंदर ही इनके स्कोप है। हम यहाँ पर इसको nm नहीं कर सकते। नेम एक्सेसिबल है लेकिन nm जो है वो विद इन दी कंस्ट्रक्टर एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर हैं, चाहे वो मेथड के पैरामीटर हो या कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर हो। पैरामीटर ऑलवेज लोकल, इनका स्कोप उसी हुदूद के अंदर होगा जिसमें वो बने हुए। कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर है ना, तो कंस्ट्रक्टर के हुदूद में होगा इनका स्कोप, बस आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर ये बाहर निकल ही नहीं सकते। सही है ना? अब ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहा था तो आर्गुमेंट के तौर पर पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट वैल्यू आ गई, अब हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो अब इस चीज से ये बात समझ में आई कि जब भी नॉन स्टैटिक होंगे एट्रीब्यूट तो उनको एक्सेस करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, उससे इन्वोक। अब इसको कहते हैं इन्वोक करवाना, जो मैं आपको दूसरी टर्म बता रहा हूं। इस लाइन को कहते हैं ह्यूमन क्लास को इंस्टेंशिएट कर देना, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं इंस्टेंस बनाना। और इंस्टेंस के थ्रू किसी एट्रीब्यूट या मेथड को, अब अगर मैं यहां पर सेकंड लाइन में जाऊं तो obj1 करूं ना तो मुझे प्रिंट डाटा भी मिलेगा। ये क्या है? ये एक ब्लैंक मेथड है जो कि मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, इसके अंदर कोई वर्किंग नहीं है। तो अब सिनेरियो समझ में आ रहा है कि ये क्लास क्या है? एक प्रोटोटाइप है, उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब आप चाहो तो एक और ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट नेम हमेशा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। मैं यहां पर obj1 के नाम से दोबारा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। obj1 से हटकर आपको मुझे कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा, लाइक obj2 विच इज इक्वल टू। अब यहां पर आप जो है वो कोई और नाम दे दो, जैसे कि मैंने यहां पर एक और नाम दे दिया भाई साहब, ठीक है ना। तो अब इस बात से हमें ये बात भी प्रूव हो गई कि जनाब एक क्लास है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एक क्लास है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट। अगर मुझे ओएस का डाटा भी प्रिंट करवाना है तो मुझे इससे क्या चेंज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का नाम। इज इट क्लियर और नॉट? टू कर दें। जी सर। क्रिस्टल सर वो आपने एक लाइन अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि इसे क्या नाम है? इन्वोक कहते हैं। देखो यस सर, वो इसको कहते रिपीट कर हैं दें प्लीज। इंस्टेंशिएट करना। इंस्टेंशिएट। सही है, हमने क्लास को इंस्टेंशिएट कर दिया। जो भी जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं उसको कहते हैं इंस्टेंस क्रिएट करना। हमने ह्यूमन क्लास के 2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिए, पहला इंस्टेंस obj1 के नाम से, दूसरा इंस्टेंस obj2 के नाम से। और इंस्टेंस के थ्रू किसी भी एट्रीब्यूट या मेथड को, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था obj1 डॉट करने के बाद प्रिंट डाटा। सर ये ओबीजे क्या होता है?
आप ओबीजे ना लिखो, अपने नेम से ऑब्जेक्ट बना लो। सर इसको कहते ये क्या तो है सर? ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट का नाम इंस्टेंस कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं, और आसान लफ्जों में हम इसको ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। ओके सर सर। ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंसिएशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने को, यानी ऑब्जेक्ट बनाने को इंस्टेंस क्रिएट करना कहते हैं। इस पूरी लाइन को कंस्ट्रक्टर के साथ इंप्लीमेंट करवाने को इंस्टेंशिएशन कहते हैं। आपने इंस्टेंशिएट कर दिया इसको, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी एट्रीब्यूट हो या कोई भी मेंबर हो क्लास का। अब क्लास का मेंबर क्या था, ये भी एक मेंबर है और ये तीन भी एक मेंबर है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई भी मेंबर क्लास का अगर हम एक्सेस करते हैं तो उसको कहते हैं इन्वोक करवाना। क्या कहते हैं? इन्वोक करवाना, कि हमने ऑब्जेक्ट डॉट करने के बाद, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ह्यूमन क्लास का रेफरेंस है। अब आगे जाके हमें एक टर्म मिलेगी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अभी इस टाइम हमने सीखा कि भाई हमारी क्लास भी नॉन स्टैटिक है और क्लास के अंदर मेंबर भी नॉन स्टैटिक है। तो जब भी नॉन स्टैटिक मेंबर हो, चाहे वो एट्रीब्यूट हो, प्रॉपर्टी हो या कोई मेथड हो, अगर वो नॉन स्टैटिक होगा तो कभी भी, जैसे उम्मे ने अभी बीच में कहा था कि सर हम यहाँ पर ह्यूमन डॉट करके इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं, क्लास के नेम से जो डायरेक्ट मेंबर कॉल होते हैं वो तमाम स्टैटिक होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पब्लिक के साथ यहाँ पर स्टैटिक कर दूं नेम को, तो अब देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा सिर्फ नेम में। अब ये नेम जो इंप्लीमेंट होगा ना, वो कैसे होगा, वो सिर्फ ऐसे होगा जैसे उम्मे आने ने बताया था कि ह्यूमन डॉट करने के बाद देखो सिर्फ नेम आ रहा है, ना तो एज आएगा ना तो जेंडर आएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको प्रोग्रामिंग सर फंडामेंटल तो से स्टैटिक कॉल कर सकते हैं हम क्लास के नाम से या फिर नॉन स्टैटिक? क्लास के अंदर अगर कोई भी स्टैटिक मेंबर होगा, चाहे वो मेथड हो या कोई एट्रीब्यूट हो, अगर वो स्टैटिक होगा तो उसको इन्वोक हमेशा क्लास के नेम से करवाएंगे। और सर अगर नॉन इसके लिए तो स्टैटिक फिर होगा, ऑब्जेक्ट, अगर नॉन स्टैटिक होगा, जैसे कि एज और जेंडर बने हुए ना, नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है, और प्रिंट डाटा है, तो ये जो होंगे हमेशा ऑब्जेक्ट के नेम से होंगे। सर स्टैटिक मेथड्स के लिए तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है नहीं क्योंकि है वो जरूरत, क्लास के नाम से बिल्कुल डायरेक्ट। नहीं है जरूरत, बिल्कुल नहीं और है अगर जरूरत। हम स्टैटिक बना दें तो ऑब्जेक्ट के नाम से उसको वैसे नहीं कॉल कर सकते या कर सकते बिल्कुल हैं? नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब इसी तरीके से अगर मैं क्लास को ही स्टैटिक कर दूं तो जनाब सब जगह एरर आ जाएगा। पब्लिक स्टैटिक, यानी मैं अगर यहां पर बात कर दूं स्टैटिक क्लास, तो सब जगह एरर, क्योंकि स्टैटिक क्लास हमें ये वाला काम करने ही नहीं देता। ये भी आगे का ऑब्जेक्ट नहीं कॉन्सेप्ट बनाने है, देती। ठीक है ना। तो Yes, एक असाइनमेंट नंबर 1 जब आप लोगों को दूंगा तो उसमें पहला सवाल ही यही होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा एक बात और सुन लीजिए भाई, तो ये तो बात हम लोग बहुत आगे चले गए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की, ये हमारी लैब नंबर 6-7 में है। इसकी बात तो हम लोग और डिटेल से देख लेंगे। तो अब क्योंकि ये स्टैटिक, सिर्फ हम फर्क समझ रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट कब इस्तेमाल होगा, ये बात भी सबको समझ में आ गई, और क्लास कब इस्तेमाल होगी, ठीक है ना भाई। अगर जी सर। कोई भी मेंबर अगर आपका नॉन स्टैटिक होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई भी मेंबर आपका स्टैटिक का कीवर्ड उसमें लग जाएगा तो उसको इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इसकी मिसाल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम ऐसे देते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है ना, कि आपको आपके घर में कोई किसी भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी रेफरेंस की। आपका अपना घर है, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप किसी और के घर में अगर जाओगे तो पहले आपको उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सर यानी फलसफा है हमारे स्टैटिक पास। मेथड्स जो है वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। क्लियर?
यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास, ये तमाम चीज़ें आसान हो गई कि क्लास को डिक्लेयर कैसे करेंगे। क्लास का कीवर्ड लगेगा, फिर उसके बाद जो भी क्लास का नेम होगा वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि वेरिएबल से बनाने से पहले उसकी टाइप देते हैं, टाइप के बाद जो भी लिखते हैं वो उसका आइडेंटिफायर होता है। तो सेम सिनेरियो इज फॉर द क्लास। अब यहाँ पर बट देयर आर सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट which can use by the class declaration according to the application requirement in journal. Class declaration can include this component in order. क्लास को बनाते वक्त हमें ये कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं जब क्लास बना लेते हैं। मॉडिफायर क्या होते हैं? या तो क्लास पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, प्रोटेक्टेड होगी, इंटरनल होगी, या तो इंटरनल प्रोटेक्टेड होगी। अभी हम अगर यहाँ पे बात करें तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता दूं कि जो भी क्लास अगर हम बनाते हैं ना और उसमें कोई भी अगर मॉडिफायर नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट उसमें एक मॉडिफायर इंप्लीमेंट हो रहा होता है। कौन सा? ये बताया है? नहीं। अगर प्राइवेट पब्लिक होता तो जनाब यहाँ पर कॉल Public नहीं से। होता, ये सब पब्लिक हो रहा था। पब्लिक भी नहीं होता, पब्लिक भी नहीं होता फिर पब्लिक भी नहीं होता, ये कौन इंटरनल सा होता होता है। है? सही है, इंटरनल होता है। अब इंटरनल और पब्लिक में सिर्फ असेंबली के स्कोप का डिफरेंस है। और वो ऐसे मिसाल के तौर पर कि अगर मैं आपको कर दूं पब्लिक और मैं खुद को कर लूं इंटरनल, तो पब्लिक का मतलब ये है कि अगर हम ओवरऑल रियल वर्ल्ड स्कोप की बात करें तो इंडिपेंडेंट स्कोप क्या है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। इंडिपेंडेंट हुआ ना दुनिया से यस बाहर, सर। तो फिर यही है कि आप चांद पे पहुंच जाओ बहुत ज्यादा ही अगर आप पब्लिक हो गए तो चांद पे पहुंच जाओ, ठीक है ना। लेकिन इंटरनल और का क्या मतलब है मॉडिफायर? इंटरनल जो है कि अगर मैं खुद अपने आप को अगर इंटरनल कर दूं तो मैं पाकिस्तान में कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। तो वो पाकिस्तान क्या हुआ? वो मेरा अपना क्लास प्रोजेक्ट, अपनी असेंबली। अगर मैं विद इन दी असेंबली बात करूं कहीं भी इस टाइम, अगर मैं यहाँ पर ये क्या है कंसोल एप्लीकेशन 1 सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके एक और प्रोजेक्ट ऐड करवा देता हूं तो वो प्रोजेक्ट क्या होगा? एक और असेंबली होगी। अगर फॉर एग्जांपल क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट मैंने ऐड करवा दिया तो अब यहाँ पर नोटिस करो कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में लिखा हुआ है 2 प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कौन से? एक क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और एक कंसोल प्रोजेक्ट। अब ये एक अलग असेंबली है, ये एक अलग असेंबली है, ठीक है ना। यस तो सर। सर इंटरनल और असेंबली पब्लिक में बेसिक फर्क क्या है? फर्क क्या है मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इससे समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बात तो समझ में आती है ना कि भाई कंसोल एक अलग असेंबली है, क्लास लाइब्रेरी एक अलग असेंबली है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन कंसोल एप्लीकेशन में 2 प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहे हैं। सही है ना, ये बात सबको क्लियर है? एक्नॉलेज करो। और अब यहाँ पर यस सर। अगर यस देखा सर। जाए तो क्लास लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास मौजूद है, क्लास 1 जो आपके सामने है, ठीक है ना। जी सर। और कंसोल एप्लीकेशन के अंदर 2 क्लासेस मौजूद हैं, एक ह्यूमन की क्लास और एक प्रोग्राम की क्लास। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो क्लास 1 है ये प्रोग्राम डॉट सी एस में इंप्लीमेंट हो जाए। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ क्लास 1 तो ये मुझे नहीं मिलेगा। उसकी 2 शराइतें हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी दूसरे प्रोजेक्ट की क्लास को अगर इंप्लीमेंट करवाना है तो आपको पहला काम ये करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि क्लास लाइब्रेरी की जो क्लास नंबर 1 है उसको कंसोल में इंप्लीमेंट करवाना चाह रहा हूं तो सबसे पहले मुझे कंसोल के अंदर रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे करूंगा ऐड, इसके रेफरेंस में जाकर ऐड रेफरेंस कर दूंगा। और ऐड रेफरेंस में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी? जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे कंसोल से हटकर, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा, कौन सा चल रहा है? क्लास लाइब्रेरी। मैंने क्लास लाइब्रेरी को उठाया, इसका रेफरेंस ऐड कर दिया। जब रेफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे नेम स्पेस मिलेगी यूजिंग क्लास लाइब्रेरी 1।
जब ये नेम स्पेस, सॉरी ये वाला काम मुझे यहाँ पर कंसोल पे करना पड़ेगा। जब नेम स्पेस मुझे मिल गई तो मुझे क्लास भी मिल जानी चाहिए, लेकिन क्लास यहाँ पर ये देखिए क्या हुई, क्लास 1 इंप्लीमेंट हो गई, C1 विच इज इक्वल टू न्यू क्लास 1। अब ये क्लास क्या थी, पब्लिक थी, और मैंने कहा कि पब्लिक एनीवेयर यू वांट टू गो, कि अगर मैं किसी भी आप में से किसी भी एक को पब्लिक कर दूं तो ग्लोबल स्कोप क्या होगा, आप दुनिया के जहां में घूम सकते हो, किसी भी कोने में जाके बैठ जाओ, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं आप में से किसी एक को इंटरनल कर दूं तो जिस प्रोजेक्ट में हो उस प्रोजेक्ट में कहीं भी जा सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट से बाहर नहीं जा सकते। और मैंने क्या कहा कि क्लास का बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा होता है, इंटरनल। अब ये पब्लिक था तो आसानी से एक्सेस हो गया, लेकिन अगर मैं सिर्फ पब्लिक हटा दूं, सिर्फ हटा दूं, मैं इंटरनल भी नहीं लिख रहा, तो यहां पर देखें एरर आ गया, क्लास लाइब्रेरी इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। समझ में आई ये बात? अगर मैं यहाँ पर यानी इंटरनल भी लिख दूं यहाँ पर इंटरनल, तो अभी भी इंटरनल का मतलब भी यही है कि आप इस टाइम ये जो क्लास 1 है ना, ये इस क्लास लाइब्रेरी की असेंबली में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन रेफरेंस ऐड करने के बावजूद अगर इस क्लास में इंटरनल या विद कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं है तो वो भी बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है, तो इसका मतलब वी आउटसाइड द प्रोजेक्ट नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको पब्लिक कर दूं, नहीं, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसको प्राइवेट कर दूं ना, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, हाँ अगर मैं इस क्लास को प्राइवेट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो क्लास हमारी हमने बनाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्लास यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी मेंबर अगर प्राइवेट कर देता हूँ लेट्स से, तो अब इसका स्कोप विद इन दी क्या हो गया, क्लास। और अगर क्लास को ही प्राइवेट कर दूंगा तो वो यहाँ पर इनएक्सेसिबल है। सर एक सवाल है जी सर, अगर हमारे पास जैसे कंसोल एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें 2 क्लासेस हैं, जी अगर हम एक क्लास के अंदर किसी मेथड को प्राइवेट करते हैं तो वो उसी प्रोजेक्ट की दूसरी क्लास के अंदर कॉल नहीं हो होगा, सकता? नहीं होगा। क्लास का स्कोप का मतलब है कि एक लड़की की तरह, एक बेटी की तरह वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती विदाउट एनी परमिशन, ठीक है ना। बिना बताए तो कोई भी नहीं जाता, हम भी नहीं जाते ठीक है ना, लेकिन हम जा सकते हैं, सही है, अगर नॉर्मली देखा जाए तो जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि भाई एक घर गृहस्थी, कि आपको घर में ही रहना है, अब आप वाइफ बना लो या फिर कोई भी वो ले लो, तो प्राइवेट अगर किसी भी मेंबर को कर दिया तो उसका स्कोप विद इन दी क्लास या विद इन दी मेथड हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल ह्यूमन नेम, अब ये नेम को मैंने कर दिया प्राइवेट, जैसे आपका सवाल था किसी मेथड को कर दें प्राइवेट, तो यहाँ पे देखें जितने भी नेम होंगे ना सब में एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखें नेम में एरर आ गया और क्या कह रहा है कि नेम इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। आप नेम जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट करवा सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर किसी भी जगह, लेकिन विद इन दी 2 ब्रैकेट्स। ये नेम जो है इन 2 ब्रैकेट्स से आगे नहीं जा सकता। अब इसका कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अब क्या करें, अगर नेम में वैल्यू भेजनी है तो वहां पे हम प्रॉपर्टी मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो आगे आएगा। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस तरह इंटरनल में है कि अगर हम किसी क्लास को इंटरनल कर दें तो बस उसी प्रोजेक्ट तक महदूद हो वो जाता है, उसी प्रोजेक्ट में मौजूद रहेगा।
तो अगर हम किसी क्लास को प्राइवेट कर दें तो क्या वो भी इंटरनल की तरह हो जाएगा? नहीं, इंटरनल की तरह नहीं होगा। अगर क्लास को प्राइवेट कर देंगे ना तो विद इन प्रोजेक्ट के किसी स्पेसिफिक स्कोप तक होगा उसका। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर इसी क्लास को प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि ये तो हमने सेपरेटली बनाई है ना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट क्लास बी, ठीक है ना। अब ये प्राइवेट क्या है, क्लास बी प्राइवेट है। जैसे कि ह्यूमन आराम से यहाँ पर कॉल हो गया था क्योंकि पब्लिक था, बी यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं होगा। प्राइवेट क्लास जो है वो आमतौर पर हम लोग बनाते नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर क्लास को प्राइवेट कर दिया तो उसके अंदर के मेंबर्स को एक्सेस कैसे करवाओगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी एक प्रॉपर्टी बना ली माय प्रॉपर्टी के नाम से, अब अगर हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाने जाएंगे तो ये तो बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि क्लास का स्कोप, अब क्लास प्राइवेट है, अब क्लास, इस क्लास का स्कोप जो है वो विद इन दिस क्लास होगा। हम आउटसाइड द क्लास अगर एक और क्लास यहाँ पे बनाए पब्लिक क्लास सी, और इस क्लास के अंदर अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाने जाएं तो नहीं बनेगा। तो आप समझ में आया कि अगर मैंने sir. क्लास को प्राइवेट कर दिया तो इसका स्कोप उस क्लास के अंदर महदूद रहेगा जिस क्लास के अंदर ये वाली क्लास प्राइवेट बनी हुई है। लेकिन अगर हम आउटसाइड द क्लास अगर इस क्लास को इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसी क्लास को कर दूं इंटरनल, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हंसी खुशी इंप्लीमेंट होगी। यानी अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई मेथड बनाऊं पब्लिक वाइट इंटरनल, या अगर हम चलो पब्लिक करके देखते हैं, या बल्कि इसको कर देते हैं इंटरनल। सही है। अब यहाँ पर देखें इंटरनल ये वाली जो क्लास है ना, अगर हम इसी को अगर प्राइवेट करने जाएंगे तो प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम क्लास को अगर, लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनल का मॉडिफायर मिलेगा। अब जब इंटरनल का मॉडिफायर मिलेगा तो यहाँ पर एक्सेसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, नोटिस करें कि ये स्कोप, ये एक अलग फाइल है, ये स्कोप ही, ये नेम स्पेस ही बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, ये मेन सेक्शन है। मेन सेक्शन भी ये अलग क्लास, अगर ये देखा जाए तो ये मेन वॉइड जो है वो किसके अंदर है, क्लास प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास इंटरनल बनाई तो वो भी यहाँ पर एक्सेसिबल है, जैसे ये b1 इक्वल टू न्यू b। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लास को प्राइवेट दे दूं तो ये मुझे प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर नहीं देगा। प्राइवेट क्लास हम तब बनाएंगे जब हमें क्लास के अंदर किसी क्लास को लोकली तौर पर इंप्लीमेंट करना हो, वरना ये हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इंटरनल, प्राइवेट नहीं मिलेगा। तो इंटरनल का मतलब ये है कि अब ये जो बी क्लास है ना, ये कंसोल एप्लीकेशन से हटकर क्लास लाइब्रेरी में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये ह्यूमन क्लास को मैं कर देता हूं पब्लिक। अब ये ह्यूमन क्लास पब्लिक है और बी क्लास जो है वो क्या है, इंटरनल है। अब मुझे बताइए कि क्लास 1 के अंदर कौन सी क्लास एक्सेसिबल होगी, ह्यूमन या बी? ह्यूमन सर। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक है। इसको भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसके रेफरेंस में आपको सबसे पहले कंसोल का रेफरेंस देना पड़ेगा। सही रेफरेंस देना जरूरी होता है? जी, रेफरेंस देखें,
रेफरेंस नहीं होगा तो नेम स्पेस नहीं मिलेगी, जब नेम स्पेस नहीं मिलेगी तो क्लास कॉल नहीं होगी, चाहे वो पब्लिक भी क्यों ना हो। चाहे वो पब्लिक ही क्यों ना हो। अगर मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस हटा दूं ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसोल से क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस हटा दिया, तो ये तो सीधा सीधा नेम स्पेस में ही एरर दे देगा, और जब नेम स्पेस में एरर दे देगा, चलो मैंने अगर यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दिया तो यहाँ पर क्लास का वजूद ही नहीं होगा। अब देखें, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, ये क्लासेस कब इंप्लीमेंट हुई थी? जब मैंने नेम स्पेस दी थी ऊपर, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। क्लियर? जी सर। यस सर। सही है ना? तो जब वो नेम स्पेस अगर मैं कमेंट आउट कर दूं तो नीचे की तमाम क्लासेस क्या हो जाएंगी? डिसेबल हो जाएंगी, उनका कोई वजूद ही नहीं है। अब अगर यहाँ पर इसके रेफरेंस में मैं कंसोल एप्लीकेशन का रेफरेंस प्रोवाइड कर दूं, तो अब मैं चाह रहा हूं कि जो कंसोल एप्लीकेशन की जो ह्यूमन क्लास है और एक क्लास है बी, अब इनमें से कौन सी क्लास जो है वो एक्सेसिबल होगी? तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन 1 नेम स्पेस देंगे, तो अब यहाँ पर हमें मिलेगी ह्यूमन। ह्यूमन तो क्लास मिल गई, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट भी बना लिया, obj1 इक्वल टू न्यू कंप्लीट ह्यूमन के साथ मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये अलग बात है क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू देनी है इसलिए एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसी के बरक्स अगर बी क्लास दूं तो देखें क्लास, मुझे बी क्लास नहीं मिल रही। क्लियर? यस सर। जी सर, आपने चलो। इनकैप्सुलेशन का क्या बताया था? इनकैप्सुलेशन अभी छोड़ दें, मैंने सिर्फ ये उसका जिक्र इस तरीके से किया था कि अगर किसी भी क्लास में अगर कोई भी मेंबर अगर प्राइवेट है तो उसको आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस करेंगे, यानी क्लास से बाहर तो वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ये प्राइवेट है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, तो यहाँ पे देखें सीधा सीधा एरर आ रहा है। तो मैं क्या तरीका, ऐसे क्या अप्रोच इस्तेमाल करूं कि मैं आउटसाइड द क्लास इस नेम के वेरिएबल को वैल्यू दे दूं? सर कौन ये से कोर्स लगाएंगे? इनकैप्सुलेशन है, कैप्सूल की मिसाल हम लोग इसमें देते हैं। ठीक है, आगे आएगी इंशाल्लाह ताला, क्लियर हो जाएगी। हो सकता है उमैर भाई भी इस वीक में बता दें, फिर हम लोग भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं यहाँ पे, गेट और सेट। यहाँ तक मुझे बताएं कि कोई सवाल किसी किस्म का, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए विंडोज फॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी क्लासेस और ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। यहाँ तक एक्नॉलेज करें फाइनली, फिर ब्रेक लेते हैं। यस सर, डन। चलें, ऑल राइट, फिर इंशाल्लाह ताला 2:20 पे रीज्वाइन करते हैं। थैंक यू। सर 2 और सॉरी 2 कह रहा हूँ, 10 बज के, ओके सर। 10 बज के। सर नुमान कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नुमान बताइए।